हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। चलिए फटाफट से सबको जुड़ जाइए। आई होप सबका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा फॉर दी यूजीसी नेट एग्जाम एज वेल एज फॉर दी सेट एग्जाम। तो जो भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन यहाँ पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो कोमल जायसवाल, गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? हाउ इज योर प्रिपरेशंस गोइंग ऑन? चलिए फटाफट से सबको जुड़ जाइए। जितना जल्दी आप जुड़ोगे उतना ही जल्दी हम इस सेशन को एंड करेंगे, उतना ही जल्दी जल्दी हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फटाफट से एवरीवन क्विक। ओके, ठीक चल रहा है, समझ आ रहा है, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, जो क्लासेस हो रहे हैं उसको रेगुलर बेसिस में अटेंड कर रहे हो, देख रहे हो। अगर आपका लाइव भी मिस हो रहा है तो क्या आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? यस, मैं एकदम बढ़िया हूं। गुड मॉर्निंग जस्मीन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मोहम्मद, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग राजेश्री। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबका मस्त से प्रिपरेशन चल रहा होगा, अच्छे से चल रहा होगा। और ये जो सीरीज हम कर रहे हैं यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका रिवीजन भी अच्छे से हो रहा होगा। और साथ ही साथ जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चन से भी आपको मदद मिल रहा होगा कॉन्सेप्ट को समझने में अच्छे से। ओके, तो जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, अगर आपको आईएफएस का फैमिली मेंबर बनना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है। अगर आप पेपर 1 मैनेजमेंट, कॉमर्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स ये सब सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ अगर आप पेपर 1 के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हो, प्रिपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली पेपर 1 तो कॉमन है, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो अगर वो भी चाहिए तो हमारा यहां पे आईएफएस फैमिली मेंबर आप बन सकते हो। और यहां पे अभी हमारा प्रोमो कोड 30% ऑफ चल रहा है। बस आपको क्या करना है, प्रोमो कोड को यूज करना है, आईएफएस 30 को यूज कर लेना है। उसके बाद क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो जिनको भी अभी तक पता नहीं है क्रैश कोर्स के बारे में, तो क्रैश कोर्स के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आर आउट, दोनों के लिए, सेट के लिए भी, यूजीसी नेट के लिए भी। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो देखो यहां पे 2499 में 2 महीने के लिए आपको इंक्लूडिंग पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिल जाएगा। और अगर आपको पेपर 1 लेना है तो सिर्फ और सिर्फ 999 में आपको 2 महीने के लिए पूरे के पूरे पेपर 1 के क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो अगर आपका मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, तो डेफिनेटली आप हमारे साथ जुड़ सकते हो एंड अपना प्रिपरेशंस को बहुत ही एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। उसके बाद पेपर 1 के लिए अगर आपको जुड़ना है तो एट जस्ट 9999 में ऑलरेडी हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, लेट कर रहे हो मतलब खुद का ही घाटा कर रहे हो। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक ही बार छोटा सा इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो इससे आपका बहुत बड़ा आउटकम देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा आउटकम देखने को मिलेगा। मतलब 999 अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सोच लो 60,000 का रिटर्न आपको मिलेगा, 60-70,000 का रिटर्न इन द सेंस जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे तो उतना आपका महीने का सैलरी होने वाला है। ओके, चलिए तो आप सोचो, आप डिसाइड करो आपको क्या करना है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है, पेपर 1 का अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो एट जस्ट 699 में हम यहां पे पेपर 1 के टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 चाहिए, एट जस्ट 999 में दोनों के दोनों मिल जाएंगे, पेपर 1 प्लस पेपर 2। ओके, चलिए। ओके, ओनली 6 आर देयर, वाई सच लेस स्टूडेंट्स आर देयर? क्या हुआ, सबको क्या हुआ, दिक्कत हो रही है पढ़ने में? कहां गए बाकी सब, कहां गए? जस्मिन, गुड मॉर्निंग। स्नेहा, मैं इसी के लिए बोलता हूं स्टार्टिंग से अगर नहीं जुड़ोगे एंड में आओगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलो मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड तो छोड़ो, चलो समझ आ जाएगा थोड़ा बहुत। अगर मान लो यही चीज मैं इंडियन लॉजिक पढ़वाऊंगा या फिर हायर एजुकेशन करवाऊंगा, तब तो अगर आप स्टार्टिंग से जुड़ोगे नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, गुड मॉर्निंग मोहित।
पीडीएफ कोमल आपको क्या करना है, बस रजिस्ट्रेशन करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन करोगे, फ्री सेक्शन में जाना है। फ्री, वो मैं बताऊंगा बाद, लास्ट में स्टेप्स बताऊंगा। फ्री सेक्शन में जाना है, वहां पे फ्री वीडियो में पेपर 1 में क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहां पे सारे के सारे फ्री पीडीएफ यहां पे मिल जाएंगे। आज पढ़ने क्या वाले हम, आज हम देखने क्या वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, और उसके साथ साथ मॉडर्न आईसीटी बेस्ड टीचिंग सिस्टम को देखेंगे, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन को देखेंगे, और उसके साथ साथ हम मुक्स के प्लेटफॉर्म को देखेंगे जिसमें स्वयं और स्वयं प्रभा आते हैं। एंड इसके रिलेटेड आज के कंटेंट के रिलेटेड हमने जितना भी पढ़ा होगा उसके ऊपर मैं लास्ट में एमसीक्यूज पूछूंगा और देखूंगा कि आपको कंटेंट कितना समझ आया है, कंसेप्ट कितना अच्छे से समझ आया है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको जुड़ना है होगा जुड़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब ट्रेडिशनल नाम से ही पता चल रहा है पुराने ख्यालों के लोग होते हैं। तो ट्रेडिशनल टीचिंग वाज ऑल अबाउट रिसाइटेशन एंड मेमोराइजिंग टेक्निक। तो पहले के टीचिंग सिस्टम क्या होता था, सब कुछ याद कर लो, सब कुछ रट लो, सब कुछ रट लेना ही आपका मेन फोकस हुआ करता था ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम में। अब यहां पे फोकस किसके ऊपर होता था, अब यहां पे किसके ऊपर फोकस होता था, फोकस ऑन टीचर एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। अब ये जो पुराना ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम था, यहां पे किसका दबदबा होता था, किसका मेन फोकस यहां पे किसका होता था, टीचर का मेन फोकस हुआ करता था। मतलब मैं यहां पे बोलूंगा मेरा जो मर्जी है मैं वो करने वाला हूं, आपको कुछ बोलने ही नहीं दूंगा। तो यही होता था ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। टीचर मेन एक डोमिनेंट पोजीशन में बैठता था और जो शिष्य हुआ करते थे, जो स्टूडेंट हुआ करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ टीचर को सुनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे। ओके, टीचर ओरिएंटेड, यस, ये बेसिकली टीचर ओरिएंटेड हुआ करता है, टीचर ओरिएंटेड हुआ करता है। दिस टेक्निक ऑफ टीचिंग इज अ वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पे क्या होता है, एक तरफा प्यार होगा, वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। टीचर ही जो बताएगा आपको सुनना है, आप एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे। अब बोलोगे कौन सा लफ्ज, एक लफ्ज भी नहीं बोलोगे। द इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, लेक्चर्स एंड इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट। अब यहां पे जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, जो भी यहां पे इंस्ट्रक्शन होगा आपका, यहां पे टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड होगा, लेक्चर्स ओरिएंटेड होगा, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट यहां पे देखने को मिलेगा, आपको इंडिविजुअल रिटन असाइनमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल टीचिंग इज टू पास द एग्जामिनेशन। अब ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का एक ही फोकस था कि बच्चों को किस तरीके से एग्जाम को पास करवाना है। क्लियर हुआ, ये वाला स्लाइड सबको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टाइम में आया करो, जो भी अभी अभी जुड़ रहे हो ना, देखो यू आर 9 मिनट लेट, 9 मिनट लेट हो आप सब। ओके, तो ये हो गया आपका ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब इसका एडवांटेज क्या है, कुछ एडवांटेज भी होगा, कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। अब वन बाय वन इसके एडवांटेज हम देखते हैं। इट हैज मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। देखो, इट हेल्प्स टू बिल्ड डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, इट हेल्प्स टू बिल्ड डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। इससे क्या होगा, डिसिप्लिन बने रहेगा, क्योंकि टीचर अगर डोमिनेंट पोजीशन में बैठता है तो क्लास में स्टूडेंट डर डर के रहेंगे और डिसिप्लिन मेंटेन होगा। डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग। यहां पे लैक देखने को मिलेगा कोलैबोरेशन और ग्रुप लर्निंग का। मोर एम्फासाइज किसके ऊपर होगा, एग्जाम्स के ऊपर मोर एम्फासाइज रहेगा और रिजल्ट के ऊपर ज्यादा एम्फासाइज रहेगा, रेदर देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। यहां पे कंसेप्ट को समझोगे नहीं, कंसेप्ट को यहां पे बिल्कुल ही समझोगे नहीं। आपका मेन एम्फासाइज किसके ऊपर होगा, एग्जाम कैसे देना है और एग्जाम को किस तरीके से पास करना है। टूल्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब कौन से टूल्स यूज्ड होते हैं आपके ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में? एक तो होता है ब्लैक बोर्ड, एक होता है टेक्स्ट बुक,
एक होता है चैट्स, बातचीत करते रहते हैं, मैप्स, एटलास एंड ग्लोब्स को दिखाएंगे, वर्कबुक्स और डिक्शनरी। तो दिस आर दी टूल्स, ये सब एग्जाम में पूछ देंगे आपको, खास करके तो सेट में पूछते हैं, खास करके सेट में पूछते हैं। तो वो पूछ देंगे कि कौन से टूल्स यूज्ड होता है आपके ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। याद रखो, ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चैट्स, मैप्स, एटलास एंड ग्लोब्स, वर्कबुक्स और आपके डिक्शनरी, फिर आता है आपका मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ओके, मैप्स, एटलास, ग्लोब क्या है? ग्लोब ये ऐसे गोल सा होता है, यहां पे ऐसे कंट्रीज रहते हैं। अब मेरे को बनाने नहीं आता है, बट यहां पे ऐसे कंट्रीज रहते हैं, ऐसे कंट्रीज रहते हैं, ये कंटिनेंट सब रहते हैं, यहाँ पे सब कंटिनेंट रहते हैं। यहाँ पे आपको टीचर दिखाता है, देखो ये है श्रीलंका, ये है अमेरिका, ये है ऑस्ट्रेलिया, तो वो होता है ग्लोब। और मैप कैसे होता है? मैप आपने देखे होंगे, मैप का यूज करते हो आप, भटक जाते हो कहीं पे, राह भटक जाते हो तो मैप दिखा रहता है कि इस मैप को फॉलो करो और आप पहुंच जाओगे। तो मैप, ग्लोब, ये सब आपके आते हैं। अब मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है? एक होता है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम क्या है? इट अलाउ स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड द नॉर्मल बाउंड्रीज, हद से पार निकल जाएंगे। इट गोज बियॉन्ड द नॉर्मल बाउंड्रीज मतलब हद के पार निकल जाना। एंड एक्सप्लोर द लेसन बिफोर टीचर डिस्क्राइब देम इन क्लासरूम, मतलब टीचर पढ़ाने से पहले। अब ये उस टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो कि आगे बैठते हैं, क्लास के फ्रंट बेंच में बैठते हैं, और ये उस टाइप ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो कि टीचर किसी चीज को पढ़ाने से पहले ही पढ़ के आ जाते हैं, और क्लास में टीचर कम बोलेगा, ये ज्यादा बोलते रहते हैं। तो इनको, इस टाइप ऑफ लर्निंग को हम बोलते हैं फ्लिप क्लासरूम। मतलब आप घर से पढ़ के आओगे और उसका एप्लीकेशन आप क्लासरूम में करोगे। ओके, क्लियर हुआ? उसको हम बोलते हैं फ्लिप क्लासरूम। फिर आता है आपका डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज। फिर क्या होता है आपका डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज? दिस इन्वॉल्व्स रियल लाइफ केस टू इंक्रीज द क्यूरियोसिटी, एनालिटिकल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। फिर आपका मेन मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का यही होता है कि किस तरीके से आपका टीचिंग और क्रिएटिव आइडियाज को डेवलप किया जाएगा। कुछ नया क्रिएट करो, समझ रहे हो कि नहीं? क्यूरियोसिटी डेवलप होगा, पढ़ने में बहुत मन करेगा, जो कि आपको होता नहीं है। पढ़ने का मन होता है क्या? पेपर 1 पढ़ने का मन होता है? फिर होता है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स को यूज करोगे, यूज ऑफ सेल्फ लर्निंग टूल्स को यूज किया जाएगा। ये सब माइंड मैप्स में आता है। माइंड मैपिंग करते हो, दिमाग में ही सोचते रहते हो। तो ये हो गया आपका मॉडर्न आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का। नहीं होता है, आई नो नहीं होता है, बस 15-16 जन को छोड़ देने से और किसी को मन नहीं होता है। वो खास करके ना पेपर 1 को ऐसे ही ले रहे हैं कि चलो भाई पेपर 1 में आ जाएगा। मैं राखी बोला पर 15-16 जन को छोड़ के और किसी को मन नहीं होता है, 13 जन को छोड़कर और किसी को मन नहीं होता है। रिजल्ट बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, रिजल्ट बोलेगा। फिर आता है फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स। यहां पे आपको फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स मिलता है, स्वयं प्रभा। ओके, स्वयं प्रभा, मूक्स का यूज करते हो आप। फिर आपका आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स क्या क्या है, जैसे वर्चुअल रियलिटी, 3D ग्लासेस, 3D चश्मा लगा के आप पूरा पढ़ते रहते हो। फिर आपको ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस मिल जाते हैं। आज के टाइम में तो बहुत सारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस हैं, जैसे इग्नू का सेटअप हुआ, ओपन स्कूलिंग्स है, यहां पे आपको फ्री कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं। ओके, फिर मूक्स का डेवलप हुआ। अब ये जो मूक्स है, इसको आज पढ़ने वाले हैं। ये जो मूक्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, इसमें भी आपको ऑनलाइन कोर्सेस मिल जाते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल होते हैं, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी एंड क्वालिटी के ऊपर फोकस होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज यही है, इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट टू स्टूडेंट्स। अब इसका एडवांटेज क्या है?
समझने में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास गूगल बाबा है, तो गूगल बाबा को प्रणाम करोगे तो गूगल बाबा आपको आशीर्वाद बरसाएंगे। मेक्स लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव। तो इससे क्या होता है, लर्निंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेक्टिव होता है, कोलैबोरेटिव वे से पढ़ाई कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, आईसाइट कमजोर हो जाता है स्टूडेंट का। क्या इसके यहां पे स्टूडेंट के साथ साथ टीचर का भी आईसाइट कमजोर होता है। आपको क्या पता हमें कितना तकलीफ होती है, तो आईसाइट भी हमारा कमजोर होता है। लेस इंटीग्रेशन विद टीचर। अब यहां पे अब सब कुछ तो ऑनलाइन मिल रहा है, अब वो पहली वाली बात कहां है जो एक ऑफलाइन क्लासेस में हुआ करता था। अब ये याद मतलब समझ लो कि अभी हमारा अगर ये ऑफलाइन क्लास होता है तो मैं देख सकता कौन अभी सो रहा है, कौन अभी खाते हुए पढ़ रहा है। अब ये नहीं हो पाता है आज के टाइम में, ऑनलाइन क्लासेस में ये नहीं हो पाता है, तो इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं हो पाता है टीचर्स के साथ। तो दिस आर सम ऑफ द डिसएडवांटेज। ओके, टूल्स यूज्ड इन मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में कौन से टूल्स यूज होते हैं? लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ई रीडर्स, एजुकेशनल गेम्स खेलते हो, ऑनलाइन पजल्स, ऑडियो विजुअल्स एंड टीचिंग एड्स को यूज किया जाता है, सीडी डीवीडीज, प्रोजेक्टर्स को यूज किया जाता है, वर्चुअल रियलिटी बॉक्सेस का यूज किया जाता है। सो दिस आर द टूल्स जो कि यूज्ड होता है आपके मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? ये बहुत ईजी है, ये सब बहुत ईजी है और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, खास करके सेट वाले के लिए, खास करके तो सेट वालों के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन इधर से आते हैं। मतलब लक्ष्मी जी के हाथ में अभी चाय के कप है, लक्ष्मी जी के हाथ में अभी चाय के कप है, राइट लक्ष्मी जी? अब वो चाय पी रहे हैं बोल के तो पूछा उन्होंने क्यों पूछा ऐसा? वो ये भी पूछ सकते थे कि कौन कौन अभी नाश्ता कर रहा है, कौन कौन अभी खा रहा है। अब उन्होंने ये क्यों पूछा कि अभी कौन कौन चाय पी रहा है? क्योंकि लक्ष्मी जी अभी चाय पी रहे हैं, इसी के लिए। ओके, चलो अब आप पढ़ते हैं इवैल्यूएशन, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम सेट एज वेल एज फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम। क्वेश्चन आएंगे पक्का यहां से, पक्का। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? इनिशियल असेसमेंट इन ऑर्डर टू डेवलप एप्रोप्रिएट इफेक्टिव प्रोग्राम। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जो क्लासरूम के अंदर होता है। यहां पे आप इनिशियल असेसमेंट करते हो स्टूडेंट्स का, क्लासरूम असेसमेंट होता है, और यहां पे एक टीचर को यह पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा सो रहा है। इसके बारे में भी आइडिया पता चल जाता है कि क्लास में कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने बच्चे सिंसियर हैं, कितने बच्चे रेगुलर बेसिस में क्लासेस आते हैं। तो एक टीचर को यह भी पता चल जाता है और उसके मुताबिक वो अपना इफेक्टिव प्रोग्राम कैरिड आउट कर सकता है। प्रोसेस इवैल्यूएशन क्या है? नाम से ही पता चल रहा है प्रोसेस। तो सेम एज प्रोग्राम मॉनिटरिंग, मतलब यहां पे जो प्रोसेस इवैल्यूएशन मतलब मैं यहां पे इवैल्यूएट करूंगा मेरा प्रोसेस, पढ़ाने का प्रोसेस क्या है, मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूं। आप इवैल्यूएट करोगे कि आपका प्रोसेस क्या है, आपका अप्रोच क्या है पढ़ने का। तो अगर आपको लगेगा कि मेरा ये अप्रोच सही नहीं है पढ़ने का, तो आप क्या करोगे? अपना अप्रोच को चेंज करोगे। जैसे पहला अटेम्प्ट आपने दिया था, तो पहला अटेम्प्ट में आपका कुछ ना कुछ तो अप्रोच में या फिर कुछ ना कुछ तो प्रोसेस में गलतियां हो गई होंगी, इसी के लिए आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो गया होगा, क्लियर नहीं हुआ होगा। अभी आप क्या करोगे? उस अप्रोच के ऊपर काम करोगे, कहां पे मैंने गलतियां की डायरेक्शन में। तो प्रोसेस इज ऑल अबाउट योर अप्रोच, ऑल अबाउट योर डायरेक्शन, आपका डायरेक्शन कैसा है। उसके बाद आता है समेटिव और इंपैक्ट इवैल्यूएशन। अब क्या है समेटिव और इंपैक्ट इवैल्यूएशन? लास्ट में आता है एग्जामिन स्पेसिफिक प्रोग्राम आउटकम एंड अकम्प्लिशमेंट। अब फाइनल आपका सेट एग्जाम होगा, यूजीसी नेट एग्जाम होगा, फिर जो बच्चा क्लासेस अच्छे से अटेंड किया होगा पेपर 1 का क्लास, वो पेपर 1 में 40+ अटेंड करेगा, और जो बच्चा लाइटली ले लिया होगा पेपर 1 को, तो बोलेगा उस समय काश यार सर इतना बोल रहे थे, इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, इतना बार डेली बोलते थे, काश हम सर का बात सुन लिए होते। तो यही होता है आपका समेटिव और इंपैक्ट इवैल्यूएशन में, जहां पे फाइनल रिजल्ट आपका निकलता है, फाइनल आउटकम आपका निकल के आता है। ओके,
देखो बेस्ड ऑन टाइम ड्यूरिंग विच इवैल्यूएशन इज डन। अब बेस्ड ऑन टाइम में क्या क्या आता है, एक होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो कि क्लासरूम के अंदर होता है, और जो एक होता है समेटिव इवैल्यूएशन जो कि क्लासरूम के बाद होता है आपका फाइनल एंड एग्जाम। मतलब ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन अभी चल रहा है आपका, अभी मैं इवैल्यूएट कर पा रहा हूं कि कौन सा बच्चा कितना अच्छे से पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा सिंसियर है, कौन सा बच्चा रेगुलर बेसिस में क्लास आता है। और समेटिव इवैल्यूएशन जो आपका फाइनल एग्जाम होगा, जब आप फाइनल पेपर देने जाओगे, वहां पे कुछ नहीं कर सकते आप, जो हो गया, जो आंसर टिक करके आ गए। ओके। और बेस्ड ऑन पर्पस क्या है, पर्पस, कुछ पर्पस के लिए एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस इवैल्यूएशन, ये भी एग्जाम में पूछ देंगे कि बेस्ड ऑन पर्पस कौन सा इवैल्यूएशन होता है बताओ। तो बेस्ड ऑन पर्पस में एक होता है क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया सेट करते हो और उसके बेसिस में मेजर करते हो। जैसे आपका एग्जाम में परसेंटेज आता है, हमारा नेट में एग्जाम में क्या आता है, परसेंटेज, इतना परसेंटेज है एपी के लिए, इतना परसेंटेज है जेआरएफ के लिए, तो वो हो गया क्राइटेरिया। एक होता है नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या हो गया, आप दूसरे के साथ कंपेयर करते हो, अपने पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करोगे, तो उसके लिए क्या निकलता है हमारे एग्जाम में, परसेंटाइल। इसने इतना परसेंटाइल रखा, इसने इतने परसेंटाइल रखा, ये 100 परसेंटाइल रखा है, मतलब ये ऑल इंडिया टॉपर है, तो उसको बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। बेस्ड ऑन द पर्सन हु डज इवैल्यूएशन, एक करेगा इंटरनल इवैल्यूएशन, खुद का इवैल्यूएट करोगे, आप खुद को देखोगे कि मेरा सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन मतलब कोई बाहर फैक्टर आएगा और आपको इवैल्यूएट करेगा। तो ये हो गया बेस्ड ऑन द पर्सन हु डज इवैल्यूएशन। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? टाइमली क्यों नहीं ज्वाइन करते हो दीपाली? इसी के लिए मैं बोलता हूं ना, इसी के लिए मैं बोलता हूं टाइमली ज्वाइन करो। ओके। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब जो भी टाइमली ज्वाइन नहीं किए थे, अभी अच्छे से सुनो, ये सब अभी हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन कंसर्न क्या होता है, जजमेंट मेड ड्यूरिंग द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब ये जो हमारा चल रहा है ये क्या है, ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, ये हमारा पढ़ाई चल रहा है। और यहां पे मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, बाद में क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद। तो ये जो इवैल्यूएशन होगा इसको मैं बोलूंगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ड्यूरिंग द प्रोसेस which are directed towards modifying, forming और otherwise improving the program before it is completed। तो यहां पे ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये जो अभी हमारा चल रहा है, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मॉडिफाई कर सकता हूं, फॉर्म भी कर सकता हूं, प्रोग्राम को इंप्रूव भी कर सकता हूं। मतलब यहां पे मैं देखूंगा कौन सा बच्चों को समझ आ रहा है, कौन सा बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो उसके मुताबिक मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा। यहां पे मैं अपना टीचिंग स्टाइल को चेंज कर सकता हूं। सेम वे आप भी कर सकते हो। आप यहां पे देखोगे कि कहां पे मेरा गलतियां हो रही है, कहां पे मैं गलत कर रहा हूं, तो उसको आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बिफोर इट इज कंप्लीटेड। मतलब जब हमारा कोर्स के दौरान होगा, कोर्स के बाद नहीं होगा, कोर्स के दौरान जब हम ड्यूरेशन में है, कोर्स के ड्यूरेशन में है, तब हम इसे चेंज कर सकते हैं। मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट। अब ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है, यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मॉनिटर कर सकता हूं कि मेरे बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, उनका लर्निंग प्रोग्रेस कितना हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब अब मैं यहां पे ये चेक करूंगा, ये जो सीरीज हमारा चला, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सीरीज चला, जहां पे मैंने टीचिंग के सारे कंसेप्ट समझा दिए, फिर बाद में मैं क्या करूंगा, एक एग्जाम ले लूंगा और मैं चेक करूंगा कि आपको समझ कितना आया है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मैं यहां पे मॉनिटर कर सकता हूं कि कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है मुझे। यहां पे क्या मिलता है, कंटिन्यूअस फीडबैक मिलता है। यहीं पे मेरे को फीडबैक मिल जाएगा कि कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा सिंसियर वे में क्लासेस ज्वाइन करता है, ये भी मैं देख पा रहा हूं। यहां पे रेगुलर बेसिस में कौन सा बच्चा आता है। टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, दोनों को मिलेगा। ये याद रखो, कंटिन्यूअस फीडबैक तो एक को नहीं मिलेगा, दोनों को मिलेगा, टीचर को भी मिलेगा, स्टूडेंट को भी मिलेगा। कंसर्निंग लर्निंग सक्सेस एंड फेल्यूर व्हाइल इंस्ट्रक्शन इज इन प्रोसेस। याद रखो, ये इवैल्यूएशन जब आपका इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में होता है, तब होता है कि एक बच्चा का कितना सक्सेस हो रहा है, कितना फेल्यूर हो रहा है।
फीडबैक टू स्टूडेंट प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट ऑफ सक्सेसफुल लर्निंग। अब देखो यहां पे मैं आपका टेस्ट लूंगा, जो भी लाइव जुड़े हैं मैं उनका टेस्ट लूंगा। अगर उनका कहीं पे गलत आता है, कहीं पे उनका गलत होता है, तो मैं यहां पे फीडबैक फटाफट दे सकता हूं, फटाफट यहां पे मैं उनको फीडबैक भी बता सकता हूं। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग एरर दैट नीड्स करेक्शन। तो मेरे को यहां पे पता चलेगा कि ये बच्चों को कंसेप्ट सही से समझ नहीं आ रहा है, ये बच्चों का एमसीक्यूज गलत हो रहा है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि आपको एमसीक्यूज के ऊपर ज्यादा काम करना है, आपको कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा काम करना है। तो यहां पे मैं आपको फीडबैक दे सकता हूं और दैट नीड्स करेक्शन। तो ये होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। अब देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होता है ये इंटीग्रल पार्ट होता है लर्निंग प्रोसेस का। ये क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट होता है, ये चलते ही रहता है, ये फ्रीक्वेंटली ऑकर होता रहता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन। जब तक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चलते रहेगा ये फ्रीक्वेंटली ऑकर होते रहेगा। इट रिजल्ट्स आर मेड इमीडिएटली नोन टू द लर्नर। अब लर्नर ने जो भी किया इमीडिएटली उसको पता चल जाएगा। पता चलता है कि नहीं? जब मैं टेस्ट लूंगा फटाफट वहीं पे ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर ए मारा है कि बी मारा है कि सी मारा है कि डी मारा है, तो वो भी आपको पता चल जाता है। इट में समटाइम्स टेक्स टीचर ऑब्जर्वेशन ओनली। कभी कभी यहां पे टीचर्स ऑब्जर्व भी करते रहता है आपको कि कौन सा बच्चा यहां पे सिंसियर होकर पढ़ रहा है, कौन सिंसियर नहीं पढ़ रहा है, तो ये भी मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं यहां पे। क्लियर हुआ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जो पहली बार सुन रहे हैं उनको क्लियर हुआ, और जो 2-3 बार सुन चुके हैं, 10,000 बार सुन चुके हैं, क्या उनका रिवाइज हुआ? राखी क्लियर हुआ? राखी कितनी बार है ये? राखी, जस्मीन, समेटिव इवैल्यूएशन। अब आता है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन मतलब एट द एंड सब कुछ समेट लेना। क्या करना? सब कुछ समेट लेना। ओके, सब कुछ समेट लेना मतलब इट इज डन एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू नो व्हाट एक्सटेंट द ऑब्जेक्टिव प्रीवियसली फिक्स्ड हैव बीन अकम्प्लिश्ड। अब देखो, अब जितने भी यहां पे मेरे साथ स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ओके, अब यहां पे जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेरे से उनसा एक एक्सपेक्टेशन होगा कि यस ये रेगुलर बेसिस में क्लास ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली इनका एग्जाम क्लियर होगा। तो समेटिव इवैल्यूएशन एट द एंड होता है, और मैंने या फिर आपने जो भी अपना टारगेट फिक्स किया रहता है, जो भी अपने स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फिक्स किया रहता है, क्या आपका वो स्टैंडर्ड क्लियर हो रहा है? क्या आपने इस बार टारगेट रखा है कि मेरे को इसी अटेम्प्ट में यूजीसी नेट क्लियर करना है, तो क्या आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो हो गया समेटिव इवैल्यूएशन। ग्रेड्स मिलता है स्टूडेंट को, क्या मिलता है? ग्रेड, जो ए प्लस प्लस, बी प्लस प्लस, बी माइनस, फेल, तो वो सब आपको मिलता है। इट इंडिकेट डिग्री टू बी स्टूडेंट्स हैव मास्टर्ड द कोर्स कंटेंट। अब यहां पे आपको डिग्री मिलता है, ले लो A+ डिग्री, फिर आप बोलते हो देखो देखो मम्मी मेरा A+ आया, A आया। जब आप बचपन में थे दिखाते थे कि नहीं, देखो मम्मी A आया, B आया, एक्सीलेंट दिया है, तो ग्रेड दिया जाता था आपको। जज किया जाता था एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव। अब मैं यहां पे देखूंगा कि मेरे से कितने बच्चे पढ़े हैं और कितना बच्चों का नेट क्लियर हो रहा है, सेट क्लियर हो रहा है, और उसी हिसाब से मेरे को पता चलेगा कि मैंने जो बताया था इनको पेपर 1 में, क्या इनका पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इट हैज अ डेंजर ऑफ मेकिंग नेगेटिव इफेक्ट। इसमें कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जो लटक जाते हैं, जिनका 12वीं फेल हो जाते हैं, 10वीं फेल हो जाते हैं और लटक जाते हैं, तो नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलता है। किसी किसी को धुलाई भी होती है बहुत जोर से, जूतों से, चप्पल से, बेल्ट से, तो नेगेटिव इफेक्ट भी इसका देखने को मिलता है। दिस इवैल्यूएशन में ब्रांड अ स्टूडेंट एज अ फेल्ड कैंडिडेट एंड थस कॉजेस फ्रस्ट्रेशन एंड सेटबैक इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द कैंडिडेट। होता है कि नहीं? एक बार में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार में एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तीसरी बार में भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एक फ्रस्ट्रेशन आता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो एक ही बार में एग्जाम को दो, अच्छे से पढ़ो और एक ही बार में एग्जाम क्लियर करो। पंचवर्षीय योजना मत बनाया करो। द टेस्ट फॉर समेटिव इवैल्यूएशन आर गिवन एट द एंड ऑफ कोर्स। ये
जो समेटिव इवैल्यूएशन में जो टेस्ट होता है, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल एग्जाम आप दोगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समेटिव इवैल्यूएशन। फिर आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। क्या है? ये टर्मिनल इन नेचर होता है, एज इट कम्स एट द एंड ऑफ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये कब होता है? एंड में देखने को मिलता है। जजमेंटल इन कैरेक्टर होता है, ये जज करता है कि कितना तीर आपने मारा है, कितना तीर आपने मारा है, कितना पेपर वन को लाइटली लेके जा रहे थे और अपना सेट में कितना आपने तीर मारा है, वो तो मैं ऑब्वियसली देखूंगा। इट व्यूज इवैल्यूएशन एज अ प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट आपका निकल के आएगा, बिकॉज इट चीफ कंसर्न इज टू पॉइंट आउट द लेवल ऑफ अटेनमेंट। आपने कितना अटेंड किया है, फाइनली आपने कितना अटेंड किया है। इट कैन नॉट बी बेस्ड ऑन टीचर ऑब्जर्वेशन। यहां पे टीचर का ऑब्जर्वेशन कुछ काम का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलोगे कि सर प्लीज यूजी सेट वालों ने हमारा पेपर गलत चेक किया है, आप थोड़ा जाके चेक कर दो, ना जी ना, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। बीत चुका है, बीत चुका है, हो चुका है। तो ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन। ओके, नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन क्या है? नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन अब आता है आपका, इट एसेस द स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिलेटिव टू अदर पीपल ऑफ द ग्रुप। अब यहां पे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को किसके साथ मेजर किया जाएगा? बाकी के बच्चों के साथ, बाकी के बच्चों के साथ। अब यहां पे मेरे 15-16 स्टूडेंट्स बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही सिंसियर है, इनका नाम भी मुझे याद हो गया है। अब मैं इन स्टूडेंट को कंपेयर करूंगा किनके साथ? नाम नहीं लूंगा, उनके साथ मैं कंपेयर करूंगा कि पेपर वन में जो बच्चे बहुत सीरियस थे, उन्होंने पेपर वन में कितना तीर मारा है, कितना झंडा गाड़ा है, और जो बच्चे जो सोचते थे पेपर वन अरे कुछ नहीं है रे, पेपर वन में तो हम ऐसे ही जाएंगे, कुछ नहीं है, 30 तो प्लस ऐसे ही रखेंगे, उनके साथ मैं कंपेयर करूंगा। ओके, तो ये होता है आपका नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन। यहां पे आपको रैंक्स मिलता है, रैंक मिलता है। जैसे ये एग्जाम पब्लिक एग्जामिनेशन में, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलता है, नेट में परसेंटाइल आता है, स्कैट मैट ये सब में आपका परसेंटाइल में रैंक आता है। हाँ, ओके। फिर आता है रेफरेंस टेस्ट। अब क्या आता है? रेफरेंस टेस्ट क्या आता है? देखो, परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। अरे राखी, ऐसा होता है, पता है, बच्चे ना एग्जाम देके आ जाते हैं, पर फिर उनको पूछोगे कि पेपर वन में कितने क्वेश्चंस आए थे, इस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए थे, उनको याद नहीं है। मतलब ये क्या पता चलता है यहां से? क्यों? अब देखो, आप एक एग्जाम अगर आप दे रहे हो ना, तो आपको पता होगा, हम बोल पाते हैं कि नहीं, जब हम यूजीसी नेट एग्जाम का पेपर देके आते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं सर पेपर वन से हायर एजुकेशन से 5 क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे। बट ऐसे भी बच्चे हैं जो बता नहीं पा रहे हायर एजुकेशन से कितने क्वेश्चंस आए थे। मेरे को याद है हायर एजुकेशन से कितने क्वेश्चंस आए थे, बट वो नहीं बता पा रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस आए थे। तो इससे यही पता चलता है कि उनका पेपर वन के ऊपर कितना फोकस था। ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइटली ले लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना पेपर वन को लाइटली लेते हैं, क्यों लेते हैं मेरे को नहीं पता, बट वो लाइटली ले रहे हैं। अब आता है रेफरेंस टेस्टिंग। क्या है? यहां पे कुछ आप एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करते हो। क्या करते हो? रेफरेंस टेस्टिंग में कुछ एक क्राइटेरिया सेट करते हो, और उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो पता चलता है। तो स्टैंडर्ड सेट करते हो। जैसे आपका क्या निकलता है? आपका जो परसेंटेज आता है, एपी के लिए इतना क्राइटेरिया है, और उसके बाद आपका जेआरएफ के लिए इतना क्राइटेरिया, अगर उतना क्राइटेरिया क्रॉस कर रहे हो तो आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, और ये हो गया आपका रेफरेंस टेस्टिंग। ओके, क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को? सबको समझ आया यहां तक? यस और नो? नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और नॉर्म रेफरेंस इवैल्यूएशन और रेफरेंस टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? चलो आगे बढ़ते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? अब ये जो एम होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का, यहां पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हाई और लो अचीवर में। अब कौन सा बच्चा रैंक 1 रखा है, कौन सा बच्चा रैंक 2 लाख रखा है, तो उससे पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा टॉपर है, कौन सा बच्चा लास्ट में आया है। उसके बाद क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में, एम ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग इज टू फाइंड आउट
फाइंड आउट हाउ मच स्टूडेंट्स नो बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन एंड आफ्टर इट हैज फिनिश्ड। अब मान लो मैं यहां पे आपका इवैल्यूएट करते रहता हूं, हर दिन 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऐसे करते रहता हूं। एक दिन ऐसे लाऊंगा जहां पे पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन होंगे आपके टीचिंग के खाली, और मैं आपको ऐसे ही एक आपका रिवीजन करवा दूंगा, टेस्ट दे दूंगा और देखूंगा कि उसमें से आप कितना स्कोर कर रहे हो और पहले कितना आपको पता था। और पढ़ने के बाद मान लो पहले आपने टेस्ट दिया था, आपका स्कोर आया था 100 से 20, बट आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से पढ़ा, फिर आपका स्कोर आ रहा है 80। तो यही होता है क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में। तो मैं कुछ स्टैंडर्ड सेट करूंगा, मैं कुछ अपने दिमाग में कुछ स्टैंडर्ड रख दूंगा और ये देखूंगा कि स्टूडेंट उसके हिसाब से स्कोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसका पर्पस जो होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग का, यहां पर रैंक प्रोवाइड करना, रैंक देना, रैंकिंग देना, कौन फर्स्ट आ रहा है, कौन सेकंड आ रहा है, कौन थर्ड आ रहा है। वो 3 इडियट्स वाले मूवी देखे हो कि नहीं, जो फ्रेम में बैठाया रहता है, जो फ्रेम में बैठाया रहता है, जो रैंक 1 होगा वो डायरेक्टर के पास बैठेगा, जो रैंक लास्ट आएगा उसको पीछे भेज दिया जाएगा। तो यही होता है आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। ओके, द पर्पस ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग इज टू डिटरमाइन वेदर ईच स्टूडेंट हैज अचीव स्पेसिफिक स्किल्स और कंसेप्ट। क्या एक स्टूडेंट को स्पेसिफिक स्किल्स और कंसेप्ट पता है या नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। परफॉर्मेंस इज असेस्ड इन रिलेशन टू अदर पीपल्स। यहां पे आप परफॉर्मेंस को असेस करोगे, यहां पे आप परफॉर्मेंस को असेस करोगे किसके मुताबिक, अदर पीपल, रिलेशन टू अदर पीपल्स। बट यहां पे आपका परफॉर्मेंस को असेस किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। एक स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया सेट करोगे, उसके मुताबिक आप देखोगे कि उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये हो गया आपका नॉर्म और ये हो गया आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग के बीच में डिफरेंस। क्लियर हुआ सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया? इंटरनल असेसमेंट क्या है? एक्सटर्नल, चलो, इंटरनल असेसमेंट एक कंटिन्यूअस पीरियडिक एंड इंटरनल इन विच असेसमेंट इज डन इन रिलेशन टू स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट पीरियडिकली एंड कंटिन्यूअसली। तो ये यहां पे आप कंटिन्यूअस बेसिस में अपना इवैल्यूएट करते रहते हो। पीरियडिक और इंटरनल होता है जो आप खुद के अंदर अपने अंदर इवैल्यूएट करते रहते हो कि मेरा, हाँ ठीक है, मेरा चल रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, मैं इवैल्यूएट, मैं अगर मॉक दे रही हूं तो इतना स्कोर कर पा रही हूं, अगर टेस्ट हो रहे हैं तो मैं इतना स्कोर कर पा रहा हूं। तो ये होता है आपका इंटरनल असेसमेंट। ओके, तो इंटरनल असेसमेंट हैज टू बी प्लान्ड एट द टाइम ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड सिलेबस इंटरप्रिटेशन। ये करिकुलम डेवलपमेंट के टाइम में प्लान्ड होता है, सिलेबस को इंटरप्रीट करने में टाइम होता है। ये इंटरनल असेसमेंट विल बी असेस्ड बाय टीचर इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस कॉलेज और स्कूल और नो एक्सटर्नल टीचर और इंस्ट्रक्टर इन्वॉल्व इन दिस। मतलब ये बोर्ड वाला एग्जाम याद कर लो, जो बोर्ड एग्जाम होता था पहला, तो आपका बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड होता था। प्री बोर्ड में आपके स्कूल टीचर आपको इवैल्यूएट करते थे, प्री बोर्ड में आपके स्कूल टीचर इवैल्यूएट करते थे, उसको हम बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट। अब ये जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होता था उसमें कौन इवैल्यूएट करता था, एक एक्सटर्नल टीचर करता था, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। क्लियर हुआ सभी को? इंटरनल असेसमेंट और एक्सटर्नल असेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, क्लियर हुआ? इंटरनल मतलब आपके अंदर स्कूल, प्री बोर्ड में जो इवैल्यूएट होता था आपके स्कूल टीचर करते थे, बट जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होता था वो आपके कोई एक्सटर्नल टीचर जिसको आप जानते भी नहीं थे, जो बच्चे क्या करते थे, 100 रुपया, 101 रुपया, 1000 रुपया डाल के भेज देते हैं कि सर प्लीज ये क्वेश्चन को थोड़ा देख लेना। ओके, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में एक होता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होते हैं आपके, तो इस तरीके का इवैल्यूएशन को क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। तो प्लेसमेंट जैसे आपका कैंपस इंटरव्यू होते थे, कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए आते थे तो कैंपस इंटरव्यू हुआ करते थे, कैंपस प्लेसमेंट हुआ करते थे, टू प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, तो उसको हम बोलते हैं प्लेस करना। जैसे आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है नीट। ओके, उसी तरह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, ये ड्यूरिंग दी
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ये कब होता है? जब इंस्ट्रक्शन हो रहा है, चल रहा है, वहीं पे इवैल्यूएट करेगा। टीचर आपको सरप्राइज टेस्ट ले लेगा, क्विज पूछ लेगा, क्वेश्चंस पूछ लेगा, तो इससे ये सब क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। यहां पे फटाफट आपको फीडबैक मिल जाएगा, फटाफट टीचर को भी फीडबैक मिल जाएगा और स्टूडेंट को भी फीडबैक मिल जाएगा। समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन के एंड में होगा, समेटिव एंड में होगा, और यहां पे आपका फाइनल टेस्ट एक मिड टर्म एग्जाम होगा। जैसे आपका सेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, सीएसआर नेट एग्जाम हो गया, ये सब आपके फाइनल एग्जामिनेशन हो जाते हैं। मूक क्या है? चलो मूक पढ़ते हैं अभी। समझ आया? यहां तक सबको समझ आया टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? अब अगर ये 5 दिन का भी आप क्लास देखते हो ना, मेरे ये जो 6 दिन मैंने जो क्लास लिए हैं, इसमें मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा खत्म कर दिए हैं। अगर आप देखोगे सिलेबस, अगर आप कंपेयर करोगे, अगर आप सिलेबस देखोगे और ये 6 दिन के क्लास को कंपेयर करोगे, पूरे के पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो गए टीचिंग एप्टीट्यूड के। मूक क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है। मैसिव मतलब बहुत ही कंटेंट बहुत ही रीच है, और ओपन क्या है? कोई भी इसे अटेंड कर सकते हैं फ्री, और यहां पे आपको यू कैन ऑप्शनली पे फॉर सर्टिफिकेशन एग्जाम इन देयर मूक प्लेटफॉर्म। यहां पे आप मूक प्लेटफॉर्म में अगर एग्जाम देते हो तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और ये ऑनलाइन होता है। द कोर्स मटेरियल मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लेक्चर्स वीडियो विच हैज टू बी व्यूड ऑनलाइन, जो कि ऑनलाइन ही आप व्यू कर सकते हो। 15 पीपल आर वॉचिंग, 15 से अगर एक भी कम हुआ मैं वहीं पे क्लास एंड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को मेहनत लगता है, बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको लगता है ये सब इजी है, ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो फालतू का मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? क्वेश्चन आंसर लेके आ जाऊंगा, क्वेश्चन भर के क्वेश्चन करवा दूंगा, खत्म हो जाएगा, तब अच्छा लगेगा आपको, राइट? तो नेक्स्ट टाइम से वही करने वाला हूं मैं। अब वाउ डू यू लर्न इन मूक? मूक में कैसे पढ़ते हो आप? द इंस्ट्रक्टर अपलोड ए सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स ऑन दिस कोर्सेस। यहां पे आपको शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, यहां पे क्विजेस के फॉर्म में, होमवर्क असाइनमेंट के फॉर्म में, ओके, जो सब आप डिजिटली पढ़ सकते हो। और कोर्सेस 2 तरीके का होते हैं। एक कोर्सेस आपको मिलता है, कोर्सेस हैव टू बी टेकन एंड कंप्लीटेड विद इन द गिवन पीरियड ऑफ इंटरवल, और दूसरा आप अपने पेस के हिसाब से, अपने स्पीड के हिसाब से कभी भी कोई भी टाइम में पढ़ सकते हो, ओके। उसके बाद मूक क्या है? मैसिव ओपन को ऑनलाइन कोर्सेस है। एक तो मैसिव है, एक ओपन है, एक ऑनलाइन है, एक कोर्सेस है। अब देखो मैसिव क्या है? क्लासेस में कंसिस्ट ऑफ टू 1 लाख प्लस स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओपन क्या है? कभी भी कोई भी कहीं भी टाइम में इसे एसेस कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन यहां पे ओपन होता है, और एनीवन अराउंड द वर्ल्ड कैन एसेस इट। ऑनलाइन होता है, ये कंप्लीटली ऑनलाइन मिलेगा। और कोर्सेज जो होते हैं, यहां पे आपको कॉलेज के कोर्सेस मिल जाएंगे, बट यहां पे कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे कॉलेज में आपको क्रेडिट मिलते थे ना, कि आपने एक कोर्स कंप्लीट किया तो इसका 2 क्रेडिट होता है, 4 क्रेडिट का सिलेबस कोर्सेस होता है, तो अगर इसमें आप इतना स्कोर करोगे तो आपको इतना क्रेडिट मिलेगा। पर यहां पे कोई भी क्रेडिट नहीं होता, ये याद रखो। ये छोटे मोटे चीजें ही आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं, याद रखो। यहां पे कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता है, बस आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने मूक प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की है। उसके बाद स्वयं, 2 चीज आते हैं, एक स्वयं आता है और एक आता है आपका स्वयं प्रभा। तो स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? ये पूछते हैं बहुत बार एग्जाम में। स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ये इंडिया का मूक है, याद रखो, ये इंडिया का मूक है। और स्वयं प्रभा क्या है? डीटीएच। डीटीएच क्या है? डायरेक्ट टू होम। इसका फुल फॉर्म भी पूछते हैं, डीटीएच का फुल फॉर्म क्या है? ये भी बहुत जन गलत करते हैं। डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट टू होम फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस। और दोनों को लॉन्च कब किया गया था? 15 अगस्त 2016 में। ये हो गया आपका स्वयं और स्वयं प्रभा। स्वयं क्या है? स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। क्या है स्वयं का फुल फॉर्म? स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। यहां पे क्लास 9 से लेके पीजी लेवल तक आपको
कंटेंट मिल जाएंगे। मतलब वेरियस स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन एंड टीचर्स ट्रेनिंग, यहां पे कोर्सेज जो होते हैं, यहां पे 40 आवर्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मिलेंगे, 20 आवर्स ऑफ वीडियोस एंड 20 आवर्स ऑफ ई टेक्स्ट। यही सब छोटा मोटा चीज ही आपको पूछते हैं, ये पूछ देंगे। जो बच्चा देखा नहीं होगा, अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, इसको ही गलत करके आ जाएगा, इसी को ही गलत करके आएगा। ये सब चीज तो सबको पता है, ये तो सब बता देंगे, जो कि मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं सबको ही बता देगा, बट ये चीज बता नहीं सकते। जो अच्छे से भी पढ़ के गए रहते हैं ना, ये चीज छोटा मोटा चीज वो छोड़ देते हैं, तो वहां पे ये पूछ देंगे। यहां पे जो कोर्सेस होता है टोटल 40 आवर का होता है, 40 आवर्स का टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स मिलेगा, जहां पे 20 आवर्स का वीडियो और 20 आवर्स का ई टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देंगे आपको। स्वयं का बेनिफिट क्या है, ये पूछ देंगे आपको, स्वयं का बेनिफिट बताओ। एकेडमिशियन थ्रू स्वयं कैन फैसिलिटेट इफेक्टिव टीचिंग बोथ ऑन कैंपस एंड ऑनलाइन। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, एकेडमिशियन भी ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड कर सकता है। अ क्लास टीचर एक्ट एज अ मेंटर टू असिस्ट ऑनलाइन इन क्लास। और मटेरियल्स जो भी यूज होगा यहां पे ब्लेंडेड लर्निंग और फ्लिप क्लास, अ मिक्स्ड ऑफ क्लासरूम एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज। ये पूछ देंगे आपको कि बताओ जो ब्लेंडेड लर्निंग का कंसेप्ट कहां पे देखने को मिलता है, तो स्वयं में देखने को मिलता है, जहां पे आप ब्लेंडेड लर्निंग फ्लिप क्लास को यूज कर सकते हो, जहां पे क्लासरूम प्लस ऑनलाइन एक्टिविटीज दोनों का मिक्सचर होगा। यहां पे दोनों का मिक्सचर होगा यहां पे। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अब हां तो हां मार रहे हो, अभी पता चलेगा, रुको। स्वयं प्रभा क्या है? डीटीएच प्रोजेक्टर है यहां पे, डायरेक्ट टू होम। अब इसे किसने लॉन्च किया था? एमएचआरडी। किसका है? एमएचआरडी प्रोजेक्ट है। कौन सा सैटेलाइट को यूज करता है? GSAT-15। सैटेलाइट का नाम क्या है? GSAT-15। कितने चैनल हैं? 34 डीटीएच चैनल्स आर देयर। और यहां पे हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम मिलता है, 24/7 बेसिस में आपको हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम मिलता है। और कहां से इसको अपलिंक किया जाता है? सैटेलाइट अपलिंकिंग स्टेशन क्या है? VISAG, भास्कराचार्य स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। कहां पे? गुजरात में है। यहां से इसको अपलिंक किया जाता है। फ्री डीटीएच सर्विसेज आपको मिलता है दूरदर्शन में, ये दूरदर्शन में आता है। और यहां पे आपको डीटीएच चैनल का यूज किया जाता है। और यहां पे कोई भी कंटेंट, जो कंटेंट है 4 आवर इच वुड बी रिपीटेड 5 टाइम्स अ डे। यहां पे 6 टाइम लिखा है, ये एक्चुअली 5 टाइम्स अ डे होगा, 5 बार दिन में रिपीट होगा और 4 घंटे के लिए रिपीट होगा। ओके। और करिकुलम यहां पे कहां से आएगा? करिकुलम आपका आईआईटीज, एनपीटीएल, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी और एनआईओएस से 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर आर देयर। हाउ मेनी कोऑर्डिनेटर आर देयर? टोटल 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर आर देयर। और ये सब उसके चैनल पार्टनर्स हैं, आईआईटीज, एनपीटीएल, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी एंड एनआईओएस। क्या यहां तक सभी को क्लियर हुआ? स्वयं प्रभा क्या है? अब देखना 34 है कि 35 है, ये देखना, एक बार चेक करना। अब ये चेक करना 34 है कि 35 है। चलो इसका आंसर बताओ। अब पता चलेगा कि जो यस यस कर रहे थे कितना समझ आया है। पता है यस यस कौन बोल रहा था, मेरे को सबका नाम याद है, तो सोच समझ के आंसर करना है अभी।
हाउ मेनी सेट स्टूडेंट्स आर देयर, इनमें सेट स्टूडेंट कितने हैं? वो बेचारे बैठे होंगे कि सेट चैनल में कब क्लासेस होंगे। नहीं, आई कैन सी यार ना कि कितने सेट स्टूडेंट सेट के चैनल में आते हैं, कहाँ यहाँ पे कितने आते हैं, मैं वही देख रहा हूं। चलो, किसने किसने आंसर किया है और किसने किसने आंसर नहीं किया है मैं वो देखता हूं। ओके, 20 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग और देखते हैं किसने किसने आंसर किया है। सबसे पहले राधिका का आंसर आया सी, जस्मिन का सी, स्नेहा का सी, दीपाली का सी, कोमल का सी, मोहित का सी, राखी सी, राजश्री सी, मानिनी वेर इज योर आंसर? योगेश्वरी सी, मोहम्मद सी। ओके, सो व्हाट विल द आंसर? स्कोर्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटाइल। परसेंटाइल आ गया, मतलब ये तो आपका नॉर्म में आएगा, बट क्वेश्चन में पूछा है क्राइटेरिया, तो ये गलत हो गया। डी एलिमिनेट, आइदर ये होगा या फिर ये होगा। अब देखो ए और ई कॉमन है, ए ई कॉमन है, बी और सी में से बस देखना है। बी और सी इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव आर बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड स्किल्स रेदर देन ऑन ब्रॉडर लर्निंग, या फिर टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एग्जामिनेशन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव मतलब कंपेयर, मतलब सी भी नहीं आएगा। तो बचता क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है और आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखते हैं कौन कितना राइट कर रहा है। नॉर्म में क्या होता है? टेस्ट डाटा हेल्प टू डिटरमाइन स्टूडेंट्स प्लेस और रैंक, बिल्कुल सही है। नॉर्म में आपका परसेंटाइल आता है, स्टूडेंट्स का रैंकिंग प्रोवाइड होता है, और आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग में ये पता चलता है कि स्टूडेंट का लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी क्या है। यस, आपने क्राइटेरिया सेट किया है और आपका प्रोफिशिएंसी लेवल कितना है। लक्ष्मी जी, आर यू देयर? लक्ष्मी जी, सो व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, उसके बाद मोस्ट इफेक्टिव टूल्स टू असेस वैल्यू एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर, यूनिट टेस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, समेटिव असेसमेंट या फिर पोर्टफोलियो। मोस्ट इफेक्टिव टूल टू असेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर। What is the answer for this question? Portfolio is the right answer for this question. Portfolio. मैनेजमेंट वालों, आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे पोर्टफोलियो से, राइट? राखी, राधिका, इसको रिलेट कर पा रहे हो? पोर्टफोलियो assessment is a systematic and organized collection of evidence used by the teacher and student to monitor the growth of student knowledge, skills or attitude in specific subject area.
यहां पे इट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू कलेक्ट एंड रिफ्लेक्ट ऑन एग्जांपल ऑफ देयर वर्क, प्रोवाइडिंग बोथ इंस्ट्रक्शनल कॉम्पिटेंस टू द करिकुलम एंड ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट। तो इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट। इसको हम क्या बोल देते हैं? पोर्टफोलियो असेसमेंट। ओके, द वर्ड कॉम्प्रहेंसिव इन कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू व्हाट? कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या है? कॉग्निटिव लेवल, को करिकुलर एक्टिविटीज, होलिस्टिक डेवलपमेंट या फिर स्कॉलस्टिक एरियाज? What is the answer for this question? What is the answer for this question? Holistic development is the right answer for this question. The steps involved in developing a performance test are what? कौन से steps involved होते हैं performance test में? योगेश्वरी, are you there? योगेश्वरी, are you there? कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डेवलपिंग अ परफॉर्मेंस टेस्ट? यस, पहले क्या करते हो? पहले कंडक्ट ए जॉब टास्क एनालाइज टू डिटरमाइन व्हाट आर द एबिलिटीज आर टू बी टेस्टेड। व्हाट आर द एबिलिटीज आर टू बी टेस्टेड, ये तो पहला आएगा ही आएगा, मतलब सी तो आएगा ही आएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, इधर ये होगा या फिर ये होगा। लास्ट को देख लो, लास्ट में दिया है बी, ट्राई आउट द टेस्ट आइटम बिफोर डेवलपिंग अ फाइनल फॉर्म या फिर डेवलपिंग सम टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्लान। तो क्या हो जाएगा? सैम्पलिंग प्लान बनाते हो, फिर आप ट्राई आउट बोल रहा है टेस्ट, तो बी आएगा लास्ट में। तो सबसे पहले लास्ट में बी आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फर्स्ट और लास्ट को मैंने देखा और ऑटोमेटिकली मेरा आंसर बन गया। तो क्या है? पहले तो आप एनालिसिस करते हो, डिटरमाइन करते हो कि कौन सा एबिलिटीज को टेस्ट करना है, फिर आप एक ऑब्जर्वेशन रेटिंग फॉर्म डेवलप करते हो कि ऑब्जर्व कैसे करना है, फिर उसके बाद सैम्पलिंग प्लान बनाते हो, फिर आप डेवलप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेट करते हो, फिर फाइनली आप उसको ट्राई आउट करते हो एंड डेवलप अ फाइनल। देखो फाइनल फॉर्म लास्ट में ही आएगा, तो 1 is the right answer for this question. When the test data tells us about the student level of proficiency in defined area, the procedure of evaluation is what? Student का level of proficiency पता करता है, formative, summative, norm या फिर criteria reference testing? बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत फहमी है ना, वो सोचते होंगे कि ये तो यूजीसी नेट का पेपर 1 क्लास चल रहा है, हम तो सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम क्यों जाएंगे इस क्लास में? हम तो राजस्थान सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हम मध्य प्रदेश सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों जाएंगे? अभी भी है, मेरे को पता चलता है, खास करके बैच लाइफ में पता चलता है कि स्टूडेंट्स लोग का मेंटेलिटी क्या है। स्टूडेंट लोगों का मेंटेलिटी क्या है? हम तो बैच लाइफ में पैसा दिए हैं, हम बैच लाइफ में पढ़ेंगे, यूट्यूब लाइव में क्यों आएंगे? हाँ, माइंडसेट हो गया उनका। वो बोलते हैं ना सर राजस्थान सेट का सिलेबस बताइए, मध्य प्रदेश सेट का सिलेबस बताइए। अब ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं? ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं कि उनको अभी तक भी क्लियरिटी नहीं हो रहा है कि जो पेपर 1 का सिलेबस है सभी जगह में सेम है। यस, व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जहां पे लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी पता चलता है तो उसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस,
यस राखी, आपको पता है ना, बहुत सारे ऐसे महान हस्तियां होते हैं, महान आत्माएं हैं जिनको पता ही नहीं है। उनको जितना भी बता दो उनका कलेजे में ठंडक नहीं गिरती है। कि उनको जितना भी बता दो कि सेट का पेपर वन का सिलेबस सेम है, यूजीसी नेट का पेपर वन का सिलेबस सेम है, इन भारतवर्ष में जितने भी जितने भी सेट एग्जाम हो रहे हैं सबके सेट के पेपर वन के सिलेबस सेम है, बस उनके कलेजे को ठंडक नहीं गिरती है, तो वो उसी चीज में भटकते रहते हैं। In order to monitor student progress and modify teaching accordingly, the best method of evaluation is what? Monitor करना है student progress and modify teaching accordingly. तो best method of evaluation क्या होगा? Formative, summative, qualitative और objective based evaluation. So what will the answer for this question? Answer for this question is option number A is the right answer for this question. Formative evaluation is the right answer. यस जिनको पता है ना, जिनको पता है वो इस क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, और जिनको पता नहीं है ना अभी तक वो भटकते रह रहे हैं कि पेपर वन का अभी भी वो वही सोच में है कि हमारा जो पेपर वन में मैथ आएंगे, बैठे रहो 50 क्वेश्चन मैथ से पूछेंगे, 50 क्वेश्चन मैथ से पूछेंगे, बैठे रहो। डीआई से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीआई और मैथ से ही 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बैठे रहो। डीआई और मैथ से ही 50 क्वेश्चन पूछेंगे, अभी भी उनका सोच में यही है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू व्हाट? पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू व्हाट? मॉनिटर प्रोग्रेस, प्लान रेमेडियल इंस्ट्रक्शन, नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, नो दैट टीचर्स ऑब्जेक्टिव आर फुलफिल्ड, या फिर असाइनिंग ग्रेड्स। हाँ, सेट का स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है राधिका, सेट का स्टैंडर्ड कम होता है। अगर मान लो ना आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो सेट तो आपका आराम से निकलेगा। अगर आपका यूजीसी नेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो ना, सेट आराम से निकलेगा। बस थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। आप तो देख रहे हो हम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, राखी और राधिका आप देख रहे हो हमने मैनेजमेंट के क्वेश्चंस किए थे, कल आपके कॉमर्स के भी क्वेश्चंस हुए होंगे। उसमें क्वेश्चंस के लेवल कैसे आ रहे हैं, स्टैंडर्ड कैसे आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट नेट में क्या है ना, नेट में वही क्वेश्चन रहेगा बट उसको घुमा के पूछेंगे। जो चीज हम नाक को सीधा पकड़ लेते हैं सेट में, और वही चीज यूजीसी नेट में क्या होता है, नाक को हम उल्टा पकड़ने का कोशिश करते हैं। मतलब नेट वाले ऐसे ही करते हैं, मतलब वही कॉन्सेप्ट को वो लंबा करके दे देंगे ताकि बच्चे डर जाए क्वेश्चन देख के। हाँ यस, फील करो, राजस्थान सेट के लिए भी हम प्रिपेयर अच्छे से करेंगे राधिका। ओके, तो पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू व्हाट? मॉनिटर करना प्रोग्रेस एंड प्लान रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, चलो, एज पर सीबीएसई द टेस्ट विच इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज कंपेयर्ड विथ प्री स्पेसिफाइड लेवल ऑफ अकम्प्लिशमेंट इज नोन एज व्हाट? क्या बोलते हैं इसे हम? Pre-specified level of accomplishment is known as what? Prognostic test, norm reference test, criteria reference test या फिर standardized test। नॉर्म क्यों बोल रहे हो? क्या यहां पे कंपेयर देखा बोल के आप नॉर्म मार दे रहे हो? क्या यहां पे, मेरे को पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कंपेयर देखा और नॉर्म बता दे रहे हो। कंपेयर विथ प्री स्पेसिफाइड लेवल बोला है, एक स्पेसिफाइड लेवल के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्वयं इज अ पोर्टल फॉर व्हाट? Swayam is a portal for what? Promoting high quality education, improving access to higher education, high quality education, telecasting high quality education content free of charge, या फिर both B and C? स्वयं के बारे में पूछा है।
स्वयं इज अ पोर्टल फॉर बोथ बी एंड सी. डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. बोथ बी एंड सी मतलब एक तो एक्सेसिबिलिटी मिलना चाहिए हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और टेलीकास्ट कर रहे हो हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज. तो दोनों बोथ बी एंड सी आने चाहिए. एक्चुअली अगर आप देखोगे एबीसी होने चाहिए, बट ऑप्शन में डी दिया नहीं है. बट महान आत्माओं, महान पुरुष, इसको मत सोचना कि एबीसी नहीं दिया है तो ये आंसर नहीं होगा. बट दिया तो है ना बी और सी, तो बी और सी को ही आपको टिक करके आना है. समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी को ही टिक करके आना है. बच्चे क्या करते हैं पता है ना, महान होते हैं बहुत, बोलते हैं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, कुछ भी आंसर नहीं होगा, भटकते रहते हैं उसमें. हाँ, सी में ए भी दिया है, देखो टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज, तो सी में इसके ए को ही डाल दिया है सी में. बट अगर आप देखा जाएगा, अगर दिया रहता ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव टिक करके आना होता आपको. ओके, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी हैज लॉन्च्ड द स्वयं, द पोर्टल दैट टेक्स हाई क्वालिटी एजुकेशन टू द डोरस्टेप ऑफ एवरीवन. घर घर में अभी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा सबको. अब इसके दिस वाज इन द 9th कन्वेंशन ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन द कंट्रीज, और हेड सब मिले थे कहां पे, विज्ञान भवन में हेड ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, आईआईटीज, आईआईएम्स, एनआईटीज, आईआईटीज के हेड्स, वाइस चांसलर सब आए थे, विज्ञान भवन में मिले थे. अलोंग विद दिस ही हैज आल्सो लॉन्च स्वयं प्रभा. स्वयं और स्वयं प्रभा साथ साथ आए थे, जहां पे 34 डीटीएच चैनल आर देयर. कितने चैनल? 34 डीटीएच चैनल आर देयर, टेलीकास्टिंग हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज. और कौन सा सैटेलाइट को यूज किया जाता है एज ए ट्रांसपोंडर? GSAT-15. ये याद रखो, GSAT-15 को यूज किया जाता है. और ये जो फंक्शन हुआ था, कब हुआ था? गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था. अ डे फॉर सैल्यूटेशन टू टीचर्स. अब ये भी याद रखो कौन से दिन में हुआ था? गुरु पूर्णिमा में हुआ था. प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया था स्वयं के साथ साथ स्वयं प्रभा को, जहां पे हेड्स, वाइस चांसलर्स, जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है मिले थे. और स्वयं प्रभा एक 34 डीटीएच चैनल है जो कि टेलीकास्ट करता है हाई एजुकेशनल कंटेंट फ्री ऑफ चार्ज. और कौन सा सैटेलाइट को यूज किया जाता है? GSAT-15 को यूज किया जाता है. और इस फंक्शन को कब ऑर्गेनाइज किया गया था? कौन से ईव में? ऑन द ईव ऑफ गुरु पूर्णिमा के दिन लॉन्च किया गया था. ओके, कल क्लास नहीं है, मंडे से दीपकेश सर लेने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड. ओके, तो ये जो सीरीज चल रहा था ये यहीं पे समाप्त हो गया. उसके बाद मंडे से दीपकेश सर लेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, सॉरी रिसर्च एप्टीट्यूड, फिर उसके बाद आपका रिसर्च, उसके बाद आपके कम्युनिकेशन लेंगे आपके आकाश सर, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपके लेंगे अहमद सर. तो ऐसे चलने वाला है. ओके, चलो बताओ, सेट 1 को सेट 2 के साथ मैच करो. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग और क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग. ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मैं अब श्योर था कि नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में कंपेयर करते हैं स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट के एक परफॉर्मेंस सारे स्टूडेंट के साथ. तो मेरे को पता था ये नॉर्म में आता है, तो सी का 1 हो गया. मैंने ए टिक किया. टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, मैं आगे निकल जाऊंगा. ओके, फिर आता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. क्या है? आइडेंटिफाई करना स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. आइडेंटिफाई क्या करना? स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. उसके बाद समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? समेटिव में आप लर्निंग स्टैंडर्ड को जज करते हो, नॉर्म में आप कंपेयर करते हो, और क्राइटेरिया में क्या करते हो? क्राइटेरिया में आप क्या करते हो? यहां पे इंडिकेट स्टैंडर्ड ऑफ मास्टरी, स्टैंडर्ड सेट करते हो. तो ये हो गया आपका सारे के सारे. देखो, इस क्वेश्चन से
क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का बेनिफिट क्या है पता है ना? देखो फॉर्मेटिव से आपको कीवर्ड्स मिल गए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आप आइडेंटिफाई करते हो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, बस कॉपी में सामने लिख दो, खत्म। समेटिव में क्या होता है? लर्निंग स्टैंडर्ड को जज करते हो, फाइनल इवैल्यूएशन, खत्म। नॉर्म में क्या होता है? कंपेयर करते हो स्टूडेंट परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट के साथ, खत्म, नॉर्म हो गया। क्राइटेरिया क्या है? यहां पे आपको स्टैंडर्ड पता चलता है। तो इसी के लिए मैं बोलता हूं हमेशा पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मान लो आप एमसीक्यूज भी सॉल्व कर रहे हो ना, एक तो आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं और साथ ही साथ आपको कंटेंट भी समझ आ रहे हैं। गूगल करोगे, मान लो आपको ये आता नहीं था फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, तो आप इसको गूगल करोगे। जब आप गूगल करोगे तो इसके बारे में पता चलेगा। समेटिव को गूगल करोगे तो इसके बारे में पता चलेगा। नॉर्म रेफरेंस को गूगल करोगे तो इसके बारे में पता चलेगा। उसी तरह क्राइटेरिया के बारे में पता चलेगा। तो इसी के लिए क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऐसे करते जाओगे ना, तो साइड बाय साइड दोनों ही खत्म होते जाएंगे आपके। तो जो 15 दिन में जो जीआरएफ एआरएफ क्लियर करते हैं ना, जो 15 दिन में, 20 दिन में, वो यही सब चीज करते हैं। वो ऐसे महान हस्ती नहीं होते हैं जो जिनको सब कुछ याद हो जाता है। वो 15-20 दिन में बस स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क किया जाता है, स्मार्ट वर्क करो। समझ आ गया? A group of DTH channel devoted to telecasting educational program 24/7 basis is what? स्वयं, मूक, स्वयं प्रभा या फिर ज्ञान दर्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? What we called it as? राखी और राखी आप कर रहे हो, राखी राधिका आप सब कर रहे हो। मैंने जैसे बताया था मैनेजमेंट के क्वेश्चंस, कंसेप्ट, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, राइट? व्हाट विल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा इज द राइट आंसर। अब राधिका आपको ना ये नहीं सोचना है कि मेरे कोर्स खत्म नहीं हुए हैं, मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आप दिमाग में यही सोचो कि मैं सब कवर कर चुकी हूं, ऐसे सोचो और एमसीक्यूज अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जो चीज नहीं आ रहा है फटाफट से गूगल करो, उसको समझो अच्छे से, कॉपी में लिख लो, तो देखना बहुत अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर होगा। इंग्लिश लिटरेचर में भी कोमल वही करना है, वही करना है। अब दीपकेश सर को एक बार पूछना अच्छे से, दीपकेश सर आपको अच्छे से बता सकते हैं कोमल। दीपकेश सर को एक बार पूछना कि क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जैसे मैंने मैनेजमेंट में एग्जाम क्लियर किया है, जो अप्रोच मैंने फॉलो किया था, जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया था, मैं वो चीज राखी और राधिका को बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने वही चीज अप्रोच को फॉलो किया था और मुझे सक्सेस मिला, और वही चीज मैं उनको बता रहा हूं। तो आप एक बार ना दीपकेश सर को पूछना कोमल, ओके? चलो उनका क्लास का टाइमिंग है 4 बजे। हाँ, तो फायदा हो रहा है राधिका, फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे को बताओ, जो चीज मैंने आपको बताया था, जो चीज आप अपना रहे हो, क्या मैनेजमेंट में वो फायदा दिख रहा है आपको? पेपर 1 में भी वही करना है, ऐसा नहीं कि पेपर 1 में भी नहीं करना है, पेपर 1 में भी वही करना है। फायदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको राधिका? मतलब अगर आप एक चीज को, चारों ऑप्शन को गूगल कर रहे हो और उसको समझ रहे हो, उसको पढ़ रहे हो, तो फायदा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा ग्रुप ऑफ 34 DTH चैनल्स आर देयर। कितना चैनल? 34 DTH चैनल आर देयर, जो कि 24/7 बेसिस रन होते हैं। और कौन सा सैटेलाइट को यूज किया जाता है? GSAT-15। GSAT-15 को यूज किया जाता है, GSAT-15, ओके? अब ये भारत का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है, ये इंडिया का मुख्य प्लेटफॉर्म है। किसका? इंडिया का। ये याद रखो, इंडिया का मुख्य प्लेटफॉर्म है। और लॉन्च किसने किया था? MHRD मिनिस्ट्री ने, ये भी याद रखो। MHRD मिनिस्ट्री, जो कि अभी चेंज होके क्या नाम हो गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम चेंज हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत अंडर में, टू गिव अ कोऑर्डिनेटेड स्टेज एंड फ्री एंट्री टू वेब कोर्सेज कवरिंग ऑल द एडवांस एजुकेशन, हाई स्कूल से लेके स्किल सेक्टर से लेके PG कोर्सेज तक सब कुछ यहां पे मिल जाता था। मतलब हाई स्कूल से लेके पूरे के पूरे UG लेवल, अगर आपको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करने हैं, वो सब आपको स्वयं प्रभा में मिल जाता है। 34 DTH चैनल आर देयर, GSAT-15 का यूज किया जाता है, 24/7 बेसिस पर रन होता है। और इसे लॉन्च किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ
एजुकेशन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्वयं प्रभा। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के रिगार्डिंग यहां पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इनसेट 30 यूज नहीं करता है, जी सेट 15 यूज होता है। इनसेट 30 कहां आपने पढ़ा? इनसेट 30 तो होगा ही नहीं, तो सी को एलिमिनेट करो, सी को एलिमिनेट करो, सी को एलिमिनेट करो, बचता क्या है? एक ही ऑप्शन तो बच रहा है, बी डी ई। बी डी ई क्या था इस क्वेश्चन में बताओ? इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा था, बच्चे तो देख के 100 बार मरेंगे फिर 100 बार जिंदा होंगे। बच्चे ये क्वेश्चन को देख के एग्जाम हॉल में 100 बार मरेंगे पहले। तो देखो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक ऑप्शन देखा इनसेट 30 और मैंने एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन नंबर सी को, सी को, सी को। कुछ था इस क्वेश्चन में? बच्चे डर जाते हैं क्योंकि उनको अप्रोच ही पता नहीं रहता है कि कहां पे कटिंग कंसेप्ट यूज करना है, कहां पे एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है। तो इसी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बी डी ई। 34 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल पर प्रोवाइड करता है डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, 24/7 बेसिस में, बिल्कुल सही है। डी में जो चैनल्स आर अपलिंक फ्रॉम VISAG भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ, जो गांधीनगर से होता है। और चैनल नंबर 32 इज मैनेज बाय इग्नू एंड NIOS जॉइंटली। देखो यहां से एक नया चीज आपको सीखने को मिला, BDE अगर आंसर है तो आपको एक नया चीज सीखने को मिला कि जो चैनल नंबर 32 है उसको मैनेज कौन करता है? इग्नू एंड NIOS। तो इसे भी आपको कॉपी में लिख लेना है, इसे भी आपको कॉपी में लिख लेना, याद करना है। क्या पता भाई ये क्वेश्चन ही पूछ देंगे आपको, यही क्वेश्चन पूछ देंगे अगर एग्जाम में। Which satellite is used by स्वयं प्रभा for the program telecast on the DTH channel? अब कौन सा सैटेलाइट को यूज किया जाता है? इनसेट 3A को, जीसेट 30 को, एनसेट 4B को, या फिर जीसेट 15 को? बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर बताओ। यस, क्या होगा इसका आंसर? जीसेट 15। जीसेट 15 को यूज किया जाता है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे सीखने के लिए बहुत है, कहीं पे आपने पढ़ा ही नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो देखो यहां पे हमको इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखने को मिलेगा। समझ आया? विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल ऑफ स्वयं प्रभा डील्स विथ सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड होम साइंस? चैनल 01 वागेश, चैनल 04 सारस्वत, चैनल 05 प्रबंधन, चैनल 06 विधिक। चलो पहले मैं ना कंसेप्ट समझाता हूं, क्वेश्चन छोड़ो, पहले मैं कंसेप्ट समझाता हूं। ये सब तो आपको पता है, ये सब बताने का कोई काम नहीं है। ओके, ये भी पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं स्वयं के, 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर होते हैं स्वयं के। 4 क्वाड्रेंट और 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर होते हैं, ये तो सबको पता है। अब देखो चैनल नंबर 3 जो है उसको हम बोला जाता है प्रबोध। क्या बोला जाता है? प्रबोध। यहां पे कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है? ये सब कॉपी में नोट डाउन करना है आपको। सोशल साइंस, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। ओके। चैनल नंबर 4 जो है सरस्वत, इसमें सोशल साइंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी एंड होम साइंस। चैनल नंबर 5 जो है प्रबंधन। अब जैसे प्रबंधन का मतलब क्या है? जुगाड़ू बोलते हैं ना, प्रबंध करते हैं। हाँ, कुछ प्रबंध करते हैं, प्रबंध करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। तो ये मैनेजमेंट वाले बहुत जुगाड़ करते हैं। अब जुगाड़ू कौन होता है? मैनेजमेंट वाले ही जुगाड़ करेंगे ना। तो यहां पे याद रखो, यहां पे मैनेजमेंट आएगा। सोशल साइंस के सब्जेक्ट में जैसे मैनेजमेंट, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस। अब ये सब जुगाड़ू होते हैं।
मैनेजमेंट वाले बहुत जुगाड़ू होते हैं, सब कुछ जुगाड़ कर लेते हैं, राइट। गूगल बाबा के शरण में चले जाते हैं, फटाफट से जुगाड़ कर लेते हैं मैनेजमेंट वाले। लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं, जुगाड़ हो जाता है आपका लाइब्रेरी से। और इंफॉर्मेशन साइंस भी प्रबंध किया जाता है आपका, सबका प्रबंध किया जाएगा इंफॉर्मेशन साइंस के जरिए। तो ये हो गया प्रबंधन। चैनल नंबर 6 क्या है? विधिक। विधिक क्या है? विधिक मतलब विधि विधान, हम बोलते हैं ना विधि विधान बोलते हैं, विधि विधान बोलते हैं। जैसे हो गया लॉ, एक विधि के द्वारा चलना चाहिए, लीगल, ह्यूमन राइट्स, ये सब आपके विधि में आते हैं। समझ आ गया? देखो प्रबोध का मतलब क्या है? प्रबोध कोई बता पाएगा? प्रबोध का मतलब क्या है? जहां पे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर पढ़ाया जाएगा, प्रबोध। सारस्वत, सारस्वत में जैसे बोलते हैं ना सरस्वती, जो कि ज्ञान की देवी है, तो यहां पे एजुकेशन, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइंस, ये सबके सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाया जाएगा सरस्वत। उस चैनल का नाम क्या है? सरस्वत। और प्रबोध में याद रखो, प्रबोध में सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड प्रबोधना। प्रबोध का हिंदी मीनिंग कोई मेरे को बताएगा? उसका मतलब क्या होता है? प्रबोध का मतलब कोई होता है, क्या होता है, मेरे को कोई बताएगा ताकि मैं रिलेट करूं, कुछ निमोनिक्स निकालूं उसका? कोई बता पाएगा प्रबोध का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग क्या होता है प्रबोध का? जैसे प्रबंधन से तो मुझे पता चल गया जुगाड़ करना, जुगाड़ू। तो जुगाड़ू कौन होते हैं? मैनेजमेंट वाले बहुत जुगाड़ू होते हैं। इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी में सब कुछ जुगाड़ मिल जाता है आपको, सब कुछ जो भी पढ़ना होता है। और आपको इंफॉर्मेशन साइंस से भी सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो इससे याद रख सकते हो। विधिक से तो मेरे को समझ आ गया। विधि का मतलब विधि विधान, हम बोलते हैं ना विधि विधान के जरिए हमको चलना चाहिए। तो लॉ, लीगल स्टडीज, ह्यूमन राइट्स, ये सब आपके विधि विधान में आ जाते हैं। प्रबंधन, प्रबोध का मतलब क्या है? स्पिरिट, छोड़ो, मैं ही गूगल बाबा के शरण में चले जाता हूं। आपके घर में किसी का नाम प्रबोध नहीं है क्या? जागना, प्रबोध का मतलब क्या है? जागना। यथार्थ ज्ञान, क्या है? यथार्थ ज्ञान। एडवाइस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, प्रबोध का मतलब क्या है? एडवाइस देना, साउंड एडवाइस देना, अवेयर, बहुत ही प्रबोध, अवेयर हो, कॉन्शियस हो, जागते रहना, जागना, कॉन्शियस, कितना आप कॉन्शियस हो। अब देखो कॉन्शियस किससे पता चलता है आपका? सोशियोलॉजी से और पॉलिटिकल साइंस से। तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या रखा गया? प्रबोध। इस सब्जेक्ट का नाम क्या रखा गया? प्रबोध। हाँ, तो इसको याद कर लेना थोड़ा, एक बार अच्छे से पढ़ लेना इसे। Which among the following is a massive online courses created by MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? प्रथम, स्वयं, फ्यूचर लर्न या फिर ओपन लर्न? तो आपको क्या करना है? प्रथम को थोड़ा गूगल कर लेना है, इसके बारे में गूगल करना है, इसके बारे में गूगल करना है। कुछ इंफॉर्मेशन मिले या ना मिले, एक बार पढ़ तो लेना है ना, एक बार पढ़ भी लेना है। क्या पता यहीं से क्वेश्चन बन जाए, एक दो क्वेश्चन, तो कुछ पता नहीं है, तो ऐसे ही हैबिट डाल दो अपने अंदर। हाँ, यथार्थ ज्ञान। So what will the answer for this question? स्वयं. स्वयं is the right answer for this question. Yes. स्वयं के देखो, स्वयं के 3 कार्डिनल प्रिंसिपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं। इसके 3 कार्डिनल प्रिंसिपल के बारे में पूछते हैं, जिसका 3 कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है? एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी एंड क्वालिटी। AUQ से याद रखो। ओके, ये बेसिकली बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है टू द मोस्ट डिसएडवांटेज, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते हैं, जिनके पास पैसे की कमी है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है हमारे सोसाइटी में, उनके लिए स्वयं को लॉन्च किया गया था। यहां पे जो भी कोर्स मटेरियल्स होंगे, बेस्ट टीचर उसे प्रिपेयर करेंगे। ओके, और ये आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा। अब ये जो कोर्स हॉस्टेड होते हैं, इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं।
हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर? 4। ये सेट में, महाराष्ट्र सेट में पूछे जा चुके हैं। महाराष्ट्र सेट में मैं बोल रहा हूं पेपर 1 के डिफिकल्टी लेवल थोड़े से मॉडरेट लेवल रहते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ जाते हैं। देखना एग्जाम देने के बाद बोलना मेरे को। तो कोर्सेस होस्टेड ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट में रहता है। एक क्वाड्रेंट में वीडियो लेक्चर्स दिया जाता है, एक क्वाड्रेंट में आप रीडिंग मटेरियल्स को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तीसरा क्वाड्रेंट में आप यहां पे सेल्फ टेस्ट, असेसमेंट टेस्ट दे सकते हो। और चौथा क्वाड्रेंट में आपको अगर कोई भी डाउट है उसको भी आप क्लियर कर सकते हो। एक में आपको वीडियो लेक्चर्स दिया जाएगा, एक में मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, एक में आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो क्विज के फॉर्म में, और चौथा में आप अपना जो भी डाउट है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम के जरिए आप अपना डाउट को सॉल्व क्लियर कर सकते हो। क्लियर हुआ सभी को यहां तक? यस और नो? तो 10 जन जो देख रहे हो, 10 जन आपको क्लियर हुआ? The web portal of Swayamprabha is maintained by whom? IIT खड़गपुर, दूरदर्शन, गूगल इंडिया ऑफिस, या फिर इन्फ्लिबनेट सेंटर, या फिर इन्फ्लिबनेट सेंटर। यस, इसे मेंटेन, कोऑर्डिनेट और मेंटेन कौन करता है? इन्फ्लिबनेट सेंटर कोऑर्डिनेट करता है, मेंटेन करता है। द सैटेलाइट यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड टेलीकास्ट ऑफ स्वयंप्रभा, कौन सा सैटेलाइट यूज होता है? एडुसेट, जीसेट 15, जीसेट 3, जीसेट एसपी एजू 15 सैटेलाइट। अब ये क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, क्यों? क्योंकि आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो। जो मान लो जो बंदा कुछ पढ़ के ही नहीं गया होगा, ऐसे ऊपर ऊपर से सुन लिया होगा, जीसेट इसे कोऑर्डिनेट करता है, तो वो क्या करेगा पता है ना? गलत ऑप्शन को टिक करके आएगा। वो क्या करके आएगा? गलत ऑप्शन को टिक करके आएगा। आपको तो ये लग रहा होगा कि ये सर तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी करवा रखे, फिर दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? मैं दोबारा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस देखो। छोटा क्वेश्चन है, ये तो आप एलिमिनेट कर दोगे, ये आप एलिमिनेट कर दोगे, बट फंस के रह जाओगे ये बी और सी में। जो बच्चा पढ़ा होगा अच्छे से तो वो तो जीसेट 15 को टिक करके आएगा, और जो बच्चा ना ऊपर ऊपर से पढ़ के गया होगा ना, मैं 100% गारंटी के साथ लिख के दे दे रहा हूं, ये वो ऑप्शन नंबर सी को ही टिक करके आएगा। 100% श्योर। यही होता है हमारे एग्जाम में, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होते हैं और हम हमेशा गलत ऑप्शन को ही चूज करके आते हैं। और हम क्या करते हैं? गलत ऑप्शन को ही चूज करके आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जीसैट 15। मैं इसी के लिए बोल रहा हूं ना, जो पेपर 1 को लाइटली ले रहे हैं ना, उनको समझ आएगा बाद में ये सब क्लास का इंपॉर्टेंस। तो इसका आंसर है जीसैट 15 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which report, while reporting the result of the assessment of the college teacher, make use of percentile rank? देखो हमेशा क्वेश्चन में कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना है। percentile rank in place of scores obtained by his or student, what kind of evaluation will it be called? Criteria, norm, formative or summative? यस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यहां पे परसेंटाइल, नॉर्म, क्राइटेरिया तो नहीं होगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, इसी टाइप के, वो सेट हो यूजीसी नेट हो। यूजीसी नेट का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हायर आ जाएगा और सेट में इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछ देंगे आपको। अब देखो ये है यूजीसी नेट का स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं यूजीसी नेट का स्टैंडर्ड और इसको बोलते हैं सेट का स्टैंडर्ड। बट धीरे धीरे ये जो सेट वाले हैं इस तरफ जा रहे हैं, सेट वाले धीरे धीरे इधर भी आ रहे हैं, आएंगे बहुत जल्दी। आपको सेट के स्टैंडर्ड भी ऐसे ही दिखने को मिलेगा। चलो, फॉर एंश्योरिंग सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग सिस्टम बोथ नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर इंटरप्रेशन ऑफ द स्कोर हैव टू बी सिंथेसाइज्ड, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। चलो फटाफट से इसका आंसर बताओ। Yes, what will the answer for this question? Option number A is the right answer for this question. Option number A, yes. क्योंकि सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग सिस्टम के लिए दोनों का यूज होता है, डॉम का भी, रेफरेंस का भी, बिल्कुल सही है।
और पेरेंट और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन along with student themselves need to know the status of accomplishment in terms of laid down criteria। उनको ये भी पता चलना चाहिए ना कि हमारे लिए क्राइटेरिया क्या सेट हुआ है और हमारा रिलेटिव पोजीशन क्या है दैट ऑफ अदर, तो ये भी बिल्कुल सही है। और रीजन जो दिया है, एक तो क्राइटेरिया बोला है मतलब ये नॉर्म के बारे में बात कर रहा है, और एक रिलेटिव पोजीशन बोला है मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपका क्राइटेरिया बोला है मतलब ये क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है, और रिलेटिव पोजीशन मतलब ये आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे जो भी रीजन दिया है वो एसेशन को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से दिखेंगे, यूजीसी नेट पेपर 1 में जाना है, ओके, फ्री वीडियो में जाना है, और उसके साथ साथ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको ढूंढना है, एंड डेफिनेटली यहाँ पे जितने भी क्लासेस हो चुके हैं ऑलरेडी वो सब यहाँ पे आपको अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, और वीडियो के फॉर्म में भी है जिसको आप पढ़ सकते हो, देख भी सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको ये सारे के सारे क्लासेस समझ आए होंगे, जितने भी जुड़े हो या फिर जितने भी बाद में देखेंगे। आई डोंट नो कि कितने बाद में देखते हैं, बाद में कितने देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, वो बिल्कुल मेरे को पता नहीं है, बट आई होप कि जितने भी यहाँ पे लाइव मेरे साथ जुड़े थे वो 13 हो, 14 हो, 15 हो, जितने भी हो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े हो, डेफिनेटली आपको आज के क्लासेस से समझ आए होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सभी का इसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर होने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच।